मैं डॉक्टर संजीव चावला, ईएनटी सर्जन एट कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में, जैसे स्नोरिंग एंड ओएसए। सो दिस ओएसए स्टैंड्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये शुरू करने से पहले एक छोटा सा बेसिक डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग एयर पैसेज कि एयर पैसेज कहते किसको हैं, जो ओएसए में मेनली कंसर्न्ड है जिस एयर पैसेज के बारे में। तो हमारे एयर पैसेज के भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर एयर पैसेज और एक लोअर एयर पैसेज, जिसमें मेनली लंग्स आते हैं। तो ये ओएस से मेनली अपर एयरवे पैसेज से रिलेटेड ही है। तो इस एयर पैसेज की शुरुआत होती है हमारे नॉस्ट्रिल से। तो नॉस्ट्रिल से फिर हमारे नाक के अंदर में टोटल 7 बोन्स होती हैं, जिसमें से एक बोन सेंटर में होती है जिसको सेप्टम कहते हैं, बाकी 3 बोन्स लेफ्ट साइड में होती हैं, 3 बोन्स राइट नॉस्ट्रिल में होती हैं। और इसी एयर पैसेज की शुरुआत में इसी नॉस्ट्रिल से ही कनेक्टेड फिर हमारे फेस में कुछ कैविटीज होती हैं जिनको साइनसिस कहते हैं। ये टोटल 8 साइनसिस होते हैं, जिसमें मैक्सिलरी, एथमोइडल, फ्रंटल एंड स्फेनोइडल साइनसिस रहते हैं। तो ये सारे के सारे साइनसिस उन नेजल पैसेजेस से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को एक ही लेवल पर डिस्कस करेंगे। फिर नाक के पीछे के लेवल पर, मतलब नॉस्ट्रिल से लगभग 7 साढ़े 7 सेंटीमीटर पीछे फिर एक दूसरा लेवल शुरू होता है, उसको नॉर्मली डायनेमिक एयरवे कहते हैं, डायनेमिक अपर एयरवे। तो उसको डायनेमिक अपर एयरवे इसलिए कहा जाता है कि वो मूव करता है। जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर में बोन्स मूव नहीं करती हैं, इसी तरीके से साइनसेस भी स्टैटिक हैं जो इन पैसेजेस से कनेक्टेड हैं, तो इसको स्टैटिक एयरवे कहते हैं। अब डायनेमिक एयरवे के अंदर में मेनली 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं इस स्लीप एपनिया से रिलेटेड, जिसमें पहला शुरू होता है आपका विलम से। विलम मतलब ये आपका पैलेट या तालु जिसको कहते हैं, और उसके नीचे हमारे ओरल कैविटी में टॉन्सिल्स रहते हैं, फिर जीभ का लेवल रहता है, और उसके नीचे एपिग्लॉटिस का लेवल रहता है। इसको मेडिकल टर्म्स में हम लोग वोट कहते हैं, VOTE, इन 4 लेवल्स को। तो ये डायनेमिक एयर पैसेज का पार्ट होता है। अब इस पूरे एयर पैसेज में स्टैटिक प्लस डायनेमिक मिला के अगर कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से स्नोरिंग भी हो सकती है, और सेकेंड एक्सट्रीम में बिल्कुल ओएस से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में भी कई चीजें होती हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद स्नोरिंग। तो स्नोरिंग कहते किसको है? स्नोरिंग का मतलब है हमारे एयर पैसेज की, मेनली ये डायनेमिक एयर पैसेज की, अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज में वाइब्रेशंस होती हैं, तो उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम स्नोरिंग कहते हैं। अब स्नोरिंग में हैबिचुअल स्नोरर्स भी होते हैं, मतलब जो फ्रिक्वेंट बेसिस पे जिनको स्नोरिंग होती हो, और नॉन हैबिचुअल स्नोरर्स भी होते हैं। नॉन हैबिचुअल मतलब कभी कभी उनको स्नोरिंग होती है। तो नॉन हैबिचुअल स्नोरर्स की उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी है तो उसकी इनसिग्निफिकेंट है। अगर कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर्स उसमें ना हो तो वो उससे ज्यादा नॉर्मली बढ़ता नहीं है। लेकिन हैबिचुअल स्नोरर्स में इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैबिचुअल स्नोरिंग आगे जाके बढ़ सकती है। तो ये तो हुई स्नोरिंग। अब स्नोरिंग में फिर आगे से 2 कैटेगरीज आती हैं। इसमें बड़ों की वजह अलग होती हैं, बड़ों में रीजंस अलग हैं थोड़े से, और बच्चों में थोड़े से रीजंस कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो मेनली आज बड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बड़ों में क्या क्या वजह हो सकती है। अब स्नोरिंग अगर बढ़ जाए या काफी टाइम तक रहे, तो उससे ऊपर फिर एक और डिजीज होती है इन दोनों के बीच में। स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बीच की एक कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं UARS, मतलब अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में क्या रहता है कि हमारे एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लस उसके साथ में एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन इतनी हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि वो स्नोरिंग से ऊपर की कैटेगरी में आ गई, कि स्नोरिंग लाउड भी हो गई, क्योंकि स्नोरिंग सॉफ्ट भी हो सकती है, लाउड भी हो सकती है। तो स्नोरिंग लाउड भी हो गई, प्लस साथ में इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट रहता है। मतलब आप ज्यादा कोशिश करेंगे नॉर्मल सांस लेने की, सोते हुए आपकी बॉडी इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी, तो वो ज्यादा जोर से सांस लेने की कोशिश करेंगे, तो उसको कहते हैं इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब उस इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट के साथ में फिर कई बार अराउजल्स होते हैं।
मतलब आपकी नींद खुलेगी रात के टाइम पे। अब इसमें भी एक बेसिक मैकेनिज्म होता है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। उसको कहते हैं बर्नौलीज फिनोमेना, कि ये एक्चुअली होता ही क्यों है। तो उसमें क्या होता है कि जब एयर पैसेज में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये दोनों चीजों के लिए लागू है। आपका स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी, जो नाक और साइनसिस के लेवल पर है, और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन भी, जो वोट के लेवल पर है। तो उसमें कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसमें जब सराउंडिंग टिश्यूज की वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, स्नोरिंग से स्टार्ट हुआ, कितनी लाउड है वो एक अलग पार्ट है। तो उसके साथ, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, बर्नौलीज फिनोमेना क्या कहता है कि एयर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगी या उतनी रहेगी, तो उसके साथ में एयर वेलोसिटी बढ़ी। तो एयर वेलोसिटी के बढ़ने के साथ उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं, उसमें प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। लेटरल वॉल का प्रेशर जिसको कहते हैं, तो वो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब जब वो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ेगी। ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगी तो एयर वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। एयर वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी तो टर्बुलेंस आएगी एयर में। तो उसके साथ में लेटरल वॉल का प्रेशर और डिक्रीज होगा। तो ये अल्टीमेटली डिक्रीज करते करते उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर वो ल्यूमेन कोलैप्स हो जाए। वो पार्टली कोलैप्स हो या कंप्लीटली कोलैप्स हो। तो अगर वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, तो उसमें साथ में फिर ऑक्सीजन डीसैचुरेशन हो जाती है। मतलब हमारे खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो हमारे सांस लेने के साथ ऑक्सीजन जाती है, तो वो चीज उसमें कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब वो एक लेवल से कम हो जाए, तो फिर उसमें ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम जाएगी। अब ब्रेन में ऑक्सीजन कम गई, तो ब्रेन क्या करेगा, आपको अवेक करेगा, आपको उठाने की कोशिश करेगा। तो उसी एपनिया के साथ में फिर ये अराउजल्स होती हैं। एपनिया मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, मतलब सेजेशन ऑफ एयर फ्लो हो गया। तो उसके साथ में फिर वो अराउजल हुआ कि आप नींद से जग गए। तो ये चीज अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम में भी होती है। और ये और ज्यादा एग्रेवेट हो जाए, तो उसमें फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में और इससे पहले वाली कैटेगरी यूएआरएस में क्या डिफरेंस रहता है कि यूएआरएस में अराउजल्स तो होते हैं, लेकिन कंप्लीट सेजेशन ऑफ एयर फ्लो नहीं होता। मतलब एयर फ्लो टोटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, वो पार्टली ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो जब वो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो फिर उसके साथ में उसका क्राइटेरिया है कि कम से कम वो 10 सेकेंड्स तक वो सेजेशन ऑफ एयर फ्लो हो, तो ही उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में कहते हैं। तो ये तो बेसिक है इसका। स्नोरिंग फॉलोड बाय अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इसको रेरा भी कहते हैं, इसमें रेरा होते हैं, तो इसके लिए एक इंडेक्स होता है जिसको आरडीए कहते हैं। वो मेडिकल टर्म्स हैं बेसिकली, बट सिंपल भाषा में कहा जाए तो अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं इसको। और उसके बाद जो एक्सट्रीम की कैटेगरी है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ये बेसिक। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको देख लेते हैं। कोई क्वेश्चंस? कैन स्लीप एपनिया कॉज डायबिटीज? डायबिटीज का तो इतना कोई ऐसा डाटा नहीं है इसमें, इसके रिगार्डिंग में। बट हाँ, डेफिनेटली स्लीप एपनिया, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, नॉट द प्रीवियस वन। यूएआरएस में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से हाइपरटेंशन होने के चांसेस या कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये जो इसका डाटा है इसकी रिगार्डिंग के, ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज्ड विद ओएसए, मतलब जिसमें पूरा डाटा हो, जैसे हम पॉलीसोमनोग्राफी से या स्लीप स्टडी से उसको कंफर्म करते हैं, तो उसमें 50% पेशेंट्स को हाइपरटेंशन या तो ऑलरेडी होगी या होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो हाइपरटेंशन से, इस मेडिकल प्रॉब्लम से डेफिनेटली चांसेस होते हैं। इवन कुछ पेशेंट्स में किडनी स्टोन डिजीजेस से भी इसका रिलेशन कहा गया है, उसका भी डाटा है कि किडनी स्टोन डिजीज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें हाइपरटेंशन में होता क्या है बेसिकली, अगर आप, चलो पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं क्यों होता है ये। व्हाई डू आई सडनली स्टार्ट स्नोरिंग एट नाइट? नहीं, इसमें सडनली नहीं होता है, बट हाँ, जब एक ऑब्स्ट्रक्शन एक लेवल तक पहुंच जाए, अब वो पार्टली ऑब्स्ट्रक्शन हो, फिर तो उसमें ज्यादा फील नहीं होगा, फिर तो माइल्ड स्नोरिंग होगी। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है, तो फिर उसमें मैंने आपको बताया, चूंकि ऑक्सीजन डीसैचुरेशन होगा, तो उसके साथ में फिर वो स्नोरिंग भी होगी, साथ में एपनियाज भी होंगे, और अराउजल्स भी होंगे। रात के टाइम पे नींद भी कटेगी आपकी। तो ये चीजें उसी का पार्ट होती है।
ये फिलहाल तो 2 ही क्वेश्चन हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि एपनियाज होते क्यों हैं बेसिकली। अब इसकी इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में या क्या क्या कॉजेज इसके हो सकते हैं। तो जैसे कॉजेज मैंने आपको बताया कि हमारे एयर पैसेज की शुरुआत होती है नाक से। तो नाक की अगर अगर अंदर में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो, अब वो ऑब्स्ट्रक्शन नाक की बोन की डेविएशन से भी हो सकती है, या टर्बिनेट्स में कोई इश्यूज हो जैसे मिडल टर्बिनेट या लिटरल एनलार्ज हो या हाइपोट्रोफिड हो, उससे भी हो सकती है। या नाक के अंदर में कोई मास बढ़ गया हो जिसको पॉलिप्स कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। या सिर्फ साइनसिस में प्रॉब्लम हो, अगर साइनसिस भी कंप्लीटली ओपेसिफाइड हो, कई बार सेप्टल डिवीजन नहीं होती, सिर्फ साइनसिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें सिक्रीशंस नाक के पीछे ड्रिप करते हैं, तो उसकी वजह से भी नेजल ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। और एक तीसरा फैक्टर और इसमें कई बार होता है एलर्जी का, कि कई लोगों में सिर्फ एलर्जी हो, सेप्टल डिवीजन उतनी ना हो, साइनसिस में उतनी प्रॉब्लम ना हो इनिशियल फेज में, तो सिर्फ उसकी वजह से भी स्नोरिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो पहला लेवल है। अब इसके पीछे जो डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसमें पैलेट के लेवल पे जैसा मैंने बताया, और टॉन्सिल के लेवल पे, टॉन्सिल के लेवल पे दोनों में हो सकती हैं, बच्चों में भी हो सकती है। बच्चों में तो मेजर फैक्टर वही होते हैं, या तो नाक के पीछे एडिनोइड्स हों या टॉन्सिल हों, वो एक पूरा अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों का पार्ट। और टंग के लेवल पे, टंग का स्पेशली इसमें पार्ट आता है जो बेस ऑफ टंग का पार्ट होता है। मतलब टंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, एक आगे वाला पार्ट होता है जो मुंह के अंदर नॉर्मली नजर आता है, उसको एंटीरियर टू थर्ड टंग कहते हैं। एक होता है जो पीछे वाला पार्ट है, उसको बेस ऑफ टंग या पोस्टीरियर वन थर्ड टंग कहते हैं। तो मेनली पोस्टीरियर वन थर्ड से कंसर्न है। तो अगर उसमें कोई ऐसा इशू हो, कोई एनलार्जमेंट हो, वो टंग की ही एनलार्जमेंट हो, या उसके पीछे एक लिम्फोइड टिश्यू होता है जिसको लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, उसकी एनलार्जमेंट हो, या कई बार थायराइड भी होता है, बहुत रेयरली उसको लिंगुअल थायराइड कहते हैं, तो वजह जो भी हो। और फिर उसके नीचे एपिग्लॉटिस। तो ये 4 लेवल्स में कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी। प्लस इसमें कुछ एडिशनल फैक्टर भी आते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल कॉजेज कहते हैं। स्ट्रक्चरल कॉजेज का मतलब होता है जैसे कई लोगों में चिन ही छोटी होती है, थोड़ी, तो उसको कहते हैं माइक्रोग्नेथिया या रिट्रोग्नेथिया, ये टर्म्स उसके अंदर में आती हैं। या इवन ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर ही पैलेट, जिसको तालू कहते हैं, तालू के भी 2 पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। तो मेनली जो हार्ड पैलेट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उसको हाई आर्च पैलेट कहते हैं। तो कईयों में पहले से ही हो, फेशियल डिफॉर्मिटीज हो, तो उसकी वजह से स्नोरिंग के, ओएसए के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बाकी नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेस में आ जाता है, जैसे आपका मेनली एज से रिलेटेड भी है, ये भी एक डिस्क्राइब्ड है, इसका एक डाटा है कि एज के साथ साथ क्या होता है कि बेसिकली हमारी एडिपोज डिपोजिशन, मतलब फैट की डिपोजिशन बढ़ जाती है, एक रिपोर्टेड डाटा है इसका। तो इसलिए कई बार एज के साथ भी ये स्नोरिंग होने के चांसेस होते हैं, या मोर देन 50 ईयर्स हो, तो उसमें भी वही सेम है। नेक सर्कमफ्रेंस मेन मैटर करती है उसके अंदर में, नेक में कितना फैट डिपॉजिट है, ये उसको डिफाइन करता है। कई बार अल्कोहल इंटेक से भी रिलेटेड होता है, कई बार स्मोकिंग से रिलेटेड भी होता है। ये सारी चीजें रिपोर्टेड हैं, लेकिन अल्कोहल और स्मोकिंग का ऐसा कोई डाटा नहीं है कि वो प्रूव करे कि अल्कोहल और स्मोकिंग से हुआ क्या एक्चुअली, ये चीज बढ़ी कैसे। तो ये एडिशनल फैक्टर्स हैं मेनली, कि मतलब आपके एग्जिस्टिंग फैक्टर्स कोई ना कोई एग्जिस्ट करते हैं आपके एयर पैसेज में, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लस साथ में अल्कोहल इंटेक भी हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये है। इसी तरीके से हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में भी यही रहता है, उसमें बेसिकली थोड़ा सा फैट डेपोजिशन अल्टीमेटली लीडिंग टू स्नोरिंग एंड ओएसए, ये सारी चीजें रहती हैं उसमें। अब इसमें ये आपके मेन मेन कॉजेज हैं। तो इसमें कोई क्वेरीज हो? तो इसमें लिखा है माई बेबी समटाइम्स स्नोर्स एट नाइट, इज दिस नॉर्मल। देखिए स्नोरिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती है। मैंने आपको बताया इसमें एक होती है हैबिचुअल स्नोरिंग, नॉन हैबिचुअल, मतलब वही रेगुलर बेसिस पे है या कभी कभी है। अगर तो स्नोरिंग कभी कभी है फिर तो उसमें कोई इशू नहीं है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है भी। बच्चों के कॉजेज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बच्चों में नाक की वजह तो होती ही है, जैसे नाक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो या साइनसिस में इश्यूज हो, जो थोड़े से बड़े हैं, जैसे 4-5 साल का हो या 6-7 साल का बच्चा हो, या उससे ऊपर की कैटेगरी में। और उसके साथ में नाक के पीछे एक मांस बड़ा हुआ होता है, मतलब आगे से 7 सेंटीमीटर पीछे, जिस एरिया को नेजोफैरिंक्स कहते हैं, उस एरिया में एक मांस बड़ा हुआ होता है मेनली, जिसको एडिनोइड्स कहते हैं। ये तो कॉमन मांस है, कई अनकॉमन चीजें भी होती हैं। तो उसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, प्लस उसमें फिर टॉन्सिल्स का भी आ जाता है, टॉन्सिल की ग्रेडिंग होती है। तो अगर वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का टॉन्सिल हो, इसी तरीके से एडिनोइड्स की भी ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का एडिनोइड हो, ग्रेड 2 बॉर्डर लाइन को कहते हैं,
तो अगर ये सारे इश्यूज हों तो उसमें बच्चों में भी स्नोरिंग होने के चांसेस होते हैं। स्नोरिंग प्लस उसमें साथ में फिर वो ड्रूलिंग भी शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं लार आना। मतलब कॉर्नर ऑफ माउथ से, एंगल ऑफ माउथ से फिर लार आनी शुरू हो जाती है। जैसे बच्चों का अगर आप देखेंगे तो पिलो गीला हो जाता है कई बार सुबह के टाइम पे, तो इसी ड्रूलिंग की वजह से गीला होता है। तो कई बार ये चीज़ें डायग्नोज ही तभी होती हैं कि ड्रूलिंग हो रही है, फिर आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसके अंदर देखा तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आती है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। किसी फूड से भी होता है क्या? नहीं, ऐसा फूड से रिलेटेड तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फूड से हो सकता है। ये खाना खाने से आपको स्नोरिंग हो ऐसा तो नहीं है। My 5-year-old snores and grinds their teeth. Is this some kind of disease? Yes, definitely. अगर 5 साल का बच्चा है, उसमें स्नोरिंग है और वो लाउड स्नोरिंग है कि उसकी वजह से दूसरे बंदे की नींद डिस्टर्ब हो, प्लस साथ में माउथ ब्रीदिंग होती है, क्योंकि स्नोरिंग होगी तो उसमें माउथ ब्रीदिंग भी होगी। अगर वो कंसिस्टेंट है, हर रोज ही होती है, प्लस साथ में मैंने आपको बताया उसमें फिर ड्रूलिंग भी होती है बच्चों में। तो अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। नहीं तो होता क्या, अगर हम इस चीज़ को डायग्नोज ना करें बच्चों में इस एज में, तो उसकी वजह से अब जैसे 7 इयर्स प्लस में बच्चों में नए दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो है ही है। जैसे नाक की वजह से कान में इश्यूज आ सकते हैं, कान बंद लगना या कान से डिस्चार्ज आना या कम सुनाई देना। तो कई बार रिपोर्टिंग ही इस तरीके से होती है कि कम सुनाई दे रहा है, डायग्नोज किया, इन्वेस्टिगेट किया तो नाक के अंदर इश्यूज आ गए उसके अंदर में। प्लस उसके साथ नाक के पीछे एक ड्रिपिंग गिरती रहती है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं। तो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग या नजला सिंपल भाषा में कहते हैं। तो नजला जब नाक के पीछे गले में गिरेगा, वही उसका एक पार्ट कान में जाता है, जिसकी वजह से कान इफेक्ट होता है, और उसका ही एक पार्ट चेस्ट में जाता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे बच्चों में, इवन बड़ों में भी, कई बार खांसी ही बंद नहीं होती। जैसे आपने ट्रीटमेंट लिया, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, खांसी ठीक हो गई, फिर हो गई, फिर हो गई, तो बार बार जो खांसी रहती है रिकरिंग कफ, उसमें वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज कि आप उसमें साइनोसाइटिस को या नीजल ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करें। मेनली साइनोसाइटिस। ये साइनोसाइटिस अगर होगा तो नाक के पीछे ड्रिपिंग होगी, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसकी वजह से रिकरिंग कफ होती है। कुछ आ गया इसमें। हाँ, ये स्लीप एपनिया लाइफ थ्रेटनिंग, डेफिनेटली ये हो सकता है। स्लीप एपनिया में मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक्सट्रीम कैटेगरी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की अगर आप सिम्टम देखेंगे तो उसमें एक सिम्टम, अभी हमने सिम्टम डिस्कस किए नहीं है, बट उसके बारे में अगर आप देखेंगे कि अगर पेशेंट को डे टाइम स्लीपीनेस होती है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, पूरा दिन थकान जैसा लगना, पूरा दिन नींद जैसा लगना। तो कई लोग जैसे बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, और कई कई पेशेंट्स तो बिल्कुल एक्सट्रीम में चला जाए तो उसमें गाड़ी चलाते चलाते भी सो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत डेंजरस हैं। ये तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गए। अगर आप डायरेक्ट उसमें देखेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन होने के चांसेस, या तो पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव होगा इतनी प्रॉब्लम के साथ में, अगर उस स्टेज पर नहीं पहुंचा तो डेफिनेटली वो हाइपरटेंशन बनेगी ही बनेगी, बहुत हाई चांसेस है हाइपरटेंशन के। और सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं होता है, उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीजें लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है। आप ये कहें कि अगर 100 पेशेंट को ओवैसे है तो 100 पेशेंट्स में से 20 को बनेगा, तो ये तो होती तो कम ही है। लेकिन किसको बनेगी, किस स्टेज पे बनेगी, ये ऐसा कुछ इसका डाटा नहीं है। तो डेफिनेटली इसकी इवैल्यूएशन तो जरूर होनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम उस स्टेज पे प्रोग्रेस करे ही ना, उससे आगे ना बढ़े, अदर उसको इम्प्रूव करना शुरू करें, ताकि वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो। ये फिलहाल के क्वेश्चन हैं। बाकी अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो मेनली अडल्ट की, बड़ों की बात करें तो इसमें लाउड स्नोरिंग तो होती है। तो कई बार वो सिर्फ लाउड स्नोरिंग तक ही है, इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होते। अब लाउड स्नोरिंग भी होगी तो वो उसके प्रोग्रेस करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि वो सेकंड स्टेज पे प्रोग्रेस कर जाए, जिसको मैंने आपको बताया यूएआरएस या अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम। तो अब लाउड स्नोरिंग की वजह से आपके नॉन रिलेटिव्स को, दूसरों को भी जो आपके साथ सो रहा है दूसरे कमरे में है, कई बार इतनी लाउड स्नोरिंग होती है कि दूसरे कमरे तक भी आवाज जाती है, तो उसमें दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो वो तो परेशानी है ही है, प्लस साथ में रेस्टलेसनेस होती है इसमें। जैसे मेनली अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम में भी ये होने का चांस होता है, प्लस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में तो होता ही है, क्योंकि उसमें लेग की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्राइटेरिया भी होता है, आगे इन्वेस्टिगेशंस में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं पीरियोडिक लेग मूवमेंट। तो वो लेग मूवमेंट इतनी बढ़ जाती है उसके अंदर, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है बेसिकली, माउथ ब्रीथिंग तो होती है। तो इन सब चीजों की वजह से अब नंबर ऑफ एपनियास, या रात में अगर नींद ज्यादा कटे, जैसे
अराउजल हो ज़्यादा रात के टाइम पे, अगर आपको ब्रेन बार बार आपको उठाए, तो उसकी वजह से फिर वही सेम सिम्टम्स आपके लिंगर ऑन होके आपके डे टाइम को भी इफेक्ट करेंगे। तो उसमें डे टाइम में क्या क्या हो सकता है, जैसे नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप है, क्योंकि हमारा स्लीप का बेसिक पर्पज ही यही है कि आपको रिजुविनेट करना, आपको नॉर्मलाइज करना, आपको एनर्जेटिक बनाना। तो वो चीज़ नहीं हो पाती, पूरा दिन थकान जैसा लगता है, उठते हैं तो थकान लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल जैसा है ही नहीं, जैसे सोते हुए थे वैसे बिल्कुल अभी हैं। तो ये इसको कहते हैं नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप, मतलब उसने आपको रेस्टोर नहीं किया स्लीप में बेसिकली। प्लस एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब पूरा दिन थकान जैसा लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, जहाँ भी बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो नींद ही आ रही है, कुछ है ही नहीं। और साथ में फटीग हो जाता है, वो भी इसी का ही पार्ट है। सिर सिर में दर्द रहना किसी किसी पेशेंट को मॉर्निंग के टाइम पे, अब जब नींद नहीं आएगी तो मॉर्निंग हेडेक या हैवीनेस, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। प्लस मेमोरी इम्पेयरमेंट, मतलब किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कितने हैं और वो किस स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो उसके बेसिस पे ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चंस? ये नए वाले हैं। I was worried about my kids snoring habit, but now I will consult an ENT specialist. हाँ डेफिनेटली इसमें एक बार दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तभी डायग्नोज हो पाएगा कि एक्चुअली हो क्यों रही है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी सीवियर है, किस वजह से है। वो खास करके ऐसी चीज़ें जिसको ठीक किया जा सकता है। अब कोई चीज़ ठीक ना की जा सके वो एक अलग इशू है, लेकिन जिस चीज़ को ठीक किया जा सकता है और जिसके ना ठीक करने से प्रॉब्लम वर्स हो सकती है। जैसे बच्चों में अगर 7 ईयर्स तक ये चीज़ परसिस्ट करती है, तो 7 ईयर्स के बाद में क्या होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में नए दांत आने शुरू हो जाते हैं, पुराने वाले या कच्चे दांत जिसको कहते हैं, या दूध वाले दांत कहते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो दांत भी बाहर की तरफ आते हैं, तो वो अपर टीथ प्रोट्रूशन होता है। और भी ज़्यादा वो एग्जिस्ट करे, परसिस्ट करे सिम्टम्स, तो फिर उसके साथ में एक प्रॉब्लम होती है, उसको एडिनोइड फेसिस कहते हैं। तो उसमें फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। और एक बार ये चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएं, तो फिर उसमें उसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब कितना भी एफर्ट्स आप लगा लें, लेकिन वो चीज़ें फिर रिवर्स नहीं हो पाती। तो इरिवर्सिबल भी नहीं कह सकते, लेकिन रिवर्स एक परसेंटेज तक ही आप कह सकते हैं कि मिनिमम लिमिट तक जिसको आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए डेफिनेटली इसमें प्रिवेंटिव चेकअप हो, या अगर स्नोरिंग है उससे रिलेटेड ड्रूलिंग है, माउथ ब्रीदिंग है बच्चों में, तो डेफिनेटली उसका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। या रिकरिंग कफ हो, खांसी ठीक नहीं हो रही, तो इसमें कई बार समझ नहीं आता कि खांसी क्यों हो रही है इतनी बार बार, हर महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ता है खांसी के लिए, तो वो चीज़ें भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट एक्सरसाइजेस कुड बी डन टू रिड्यूस स्नोरिंग एट नाइट? देखिए इसमें एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं स्नोरिंग को कम करने के लिए। बाकी वैसे आप मतलब अगर आप आइसोलेटेड वे में लेके चलें तो वेट रिडक्शन डेफिनेटली, उससे स्नोरिंग में, प्लेन स्नोरिंग में भी फर्क आता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी फर्क आता है, और बीच वाली कैटेगरी में भी फर्क आता है। तो वेट रिडक्शन तो डेफिनेटली है, तो अगर आप उस टाइप से एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। बट अगर किसी को स्नोरिंग होती है और उसको फॉर द टाइमिंग क्या किया जाए, तो उसमें यह है कि पेशेंट को लिटरल पोजिशन में लेटना चाहिए, मतलब साइड में लेटना चाहिए। अगर आप सीधा लेटेंगे तो डेफिनेटली इसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं, इसमें तो स्नोरिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फॉर द टाइमिंग तो यही है कि आप लेटरल पोजीशन में लेटें। कोई भी अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें रात में तो बिल्कुल भी ना हो। इवन आपका सेडेटिव इनटेक वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं सेडेशन जो क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से भी कई बार स्नोरिंग होती है, तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट करें, बहुत ज़रूरत हो तो ही लें, अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हो, अदरवाइज ना लें, अपने आप तो बिल्कुल भी ना लें। Does what you eat for dinner affect your snoring at night? ठीक है, इसमें भी कहना बड़ा मुश्किल है, बट नॉर्मली रात का खाना हल्का ही होना चाहिए, लाइट फूड होना चाहिए, हैवी फूड तो नहीं लें। तो अगर तो स्नोरिंग है, पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो डाइट उसमें इतना ज़्यादा मैटर करेगी नहीं। बट हाँ, इनडायरेक्टली अगर आप कहें कि अगर कोई फ्राइड फूड ज़्यादा लिया, उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो गई, रिफ्लक्स हो गया, तो उसकी वजह से चोकिंग की सेंसेशन आती है। तो चोकिंग भी कई बार लोग एपनिया में उसमें उसको कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि चोकिंग मतलब घुटन, कि आपको गले में, चेस्ट में कुछ घुटन जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे सांस नहीं आ रही है।
तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, तो रात के टाइम पे फ्राइड तो ना ही लें या कम से कम लें, ठीक है। बाकी अब इसमें ये तो हो गए आपके सिम्टम्स। तो साइंस में अब जब पेशेंट आएगा तो वही सारी चीज़ें, तो सबसे पहले इसमें इवैल्यूएशंस ही होती हैं। एक तो बेसिक क्राइटेरिया के जैसे पेशेंट मेल है, 50 इयर्स प्लस है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली उसके अंदर, जिसमें हाई प्रीडिस्पोजिशन है कि ये चीज़ें होने के चांसेस हैं। और हाइपरटेंशन है या नहीं है, ये तो सिर्फ पूछने वाली बातें हैं। आपकी नेक सरकमफ्रेंस कितनी है, ये मैटर कर जाती है इसके अंदर में। प्लस बेसिक इन्वेस्टिगेशन से जब इसकी शुरुआत होती है तो उसमें एक कुछ हमारे क्वेश्चनियर्स भी होते हैं, जिसमें जिसको हम कहते हैं स्टॉप बैंग। उसके अंदर में कई क्राइटेरियाज होते हैं कि आपकी स्नोरिंग किस लेवल पर है, कि तो उससे भी पता चल जाता है। तो स्टॉप बैंग है, इसी तरीके से बर्लिन्स क्वेश्चनियर है, प्लस आपके ओरल कैविटी को देख के पता चल जाता है। उसमें हमारी एक क्लासिफिकेशन होती है, उसको मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये तो बेसिक है। प्लस उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा एयर पैसेज शुरू होता है। जैसे हमारा नॉस्ट्रिल से या नाक के लेवल पर शुरू है तो उसमें सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन तो हमारी एक नेजल एंडोस्कोपी हो या नेजल वीडियो एंडोस्कोपी जिसको कह लीजिए, तो वहाँ से शुरुआत होती है। अगर इसमें कोई इश्यूज आते हैं तो फिर इसमें साइनसिस की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसके लिए सीटी स्कैन होता है। अगर इन दोनों लेवल पे कहीं पर भी प्रॉब्लम आई, एक लेवल पर हो या दोनों लेवल पर हो, या बच्चों में भी जैसे एंडोस्कोपी हुई उसमें एडिनोइड्स के लेवल पर हो, तो इसमें सबसे पहली करेक्शन इसी लेवल पर ही होती है। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ ही रिपोर्ट हुए हैं, मतलब उनके पास सिम्टम्स ही वही हैं कि बिल्कुल एपनियाज हो जाते हैं, पूरा दिन थकान रहती है, इनिशियल फेज में नहीं है, ऑलरेडी ले काफ़ी एग्रेसिव स्टेज पे पहुंच चुका है वो, तो उसमें फिर सबसे पहले ये सब भी शुरू करने से पहले एक और टेस्ट भी होता है, उसको स्लीप स्टडी कहते हैं या पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। तो पॉलीसोम्नोग्राफी जो है वो एक ओवरनाइट इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राफी, ये मेडिकल टर्म्स हैं बेसिकली, आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी, लेग मूवमेंट्स, ऑक्सीजन डिसैचुरेशन, तो कई सारे उसमें फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं। तो ओवरनाइट इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उसमें एक इंडेक्स होता है जिसको AHI इंडेक्स कहते हैं, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। तो उसकी सिग्निफिकेंस रहती है कि कितने एपनियाज हैं, कितने हाइपोपनियाज हैं। तो उसका क्राइटेरिया रहता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस कैटेगरी में है। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें फर्स्ट लेवल के बाद में अगर तो फर्स्ट लेवल पे ही प्रॉब्लम आ गई, मतलब नाक के अंदर बोन्स में कोई इश्यूज हों या बच्चों में एडिनोइड्स में हो या साइनसिस में हो, तो फर्स्ट करेक्शन तो इसी फेज की होगी। अब इसके करेक्ट करने के बाद भी अगर वो सेम सिम्टम्स हैं या पार्टली हैं, पूरी खत्म नहीं हुई है स्नोरिंग, या अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम में भी इंप्रूवमेंट नहीं आई पूरी, तो फिर इसमें सेकंड लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें ओपीडी के लेवल पे ही एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको मुलर्स मैन्यूवर कहते हैं। मतलब वो फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी करके नाक की, उसी के थ्रू एक मुलर्स मैन्यूवर टेस्ट किया जाता है। तो उससे एक आइडिया लगता है बेसिकली कि आपकी उन 4 लेवल्स पे, जिसको मैंने आपको बताया वोट कहते हैं, मतलब विलम, वी फॉर विलम, ओ फॉर ओरोफैरिंक्स, जैसे आपका टॉन्सिल का लेवल, टी फॉर टंग, ई फॉर एपिग्लॉटिस। तो इनके लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा एक टॉपिक है इसका, इन्वेस्टिगेशंस का और ट्रीटमेंट का, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक कोई क्वेश्चंस है तो आप बताइए। नहीं तो आज का सेशन तो यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको कोशिश करेंगे हल निकालें। बाकी ये सारी चीज़ें, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन पार्ट और स्क्रीनिंग पार्ट प्लस ट्रीटमेंट पार्ट, ये हम एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और उसी में बच्चों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बच्चों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम बढ़े ना। अब इसमें आपने पूछा है, माउथ ब्रीदिंग हैज चेंज द पोस्चर ऑफ माउथ एंड नोज ऑफ माई किड्स, शुड वी गो अहेड विद सर्जरी। देखिए सर्जरी ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है। सर्जरी के लिए पहले तो आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, किसकी वजह से ये हुआ। तो जब डायग्नोसिस बनेगा किस वजह से हुआ, तभी तो उसके लिए फिर उसका ट्रीटमेंट निकलेगा। वी आर गिविंग अ मेटा स्प्रे एवरी नाइट। मेटा स्प्रे देखिए ये बेसिकली एक तरह के स्टेरॉइड स्प्रेज होते हैं, ये टेम्परेरीली काम करते हैं, लेकिन ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव नहीं कर सकते। जैसे सपोज एडिनोइड्स हैं, एडिनोइड्स अगर वो ग्रेड 4 का है, ग्रेड 3 का है, तो मेटा स्प्रे कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो बॉर्डर लाइन है, जैसे ग्रेड 2 का है, तो फिर उसमें मेटा स्प्रे से थोड़ी अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके साइज को ऐसा रिड्यूस करना अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो वो मेटा स्प्रे से भी पॉसिबल नहीं। तो ये तो खैर इवेल्युएशन के ऊपर है। बाकी
बाकी कुछ होगा तो इसको नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।